जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। इब्राहिम जी का शेर है। हमारे यहाँ बुजुर्ग कह गए हैं कि शराब आदमी को बर्बाद कर देती है, और हम दिल्ली में देख रहे हैं कि शराब ने एक ऐसी पार्टी जो कि सत्ता में थी उसे बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने शो फैक्ट्स विद पीयूष में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि क्या है शराब घोटाला। ऐसा इस नीति में क्या था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज वे जेल में हैं। शराब घोटाले को जानने से पहले हमें दो चीज जाननी होंगी। पहली है ईडी और दूसरी है सीबीआई। चलिए पहले ईडी को देख लेते हैं कि ईडी क्या है, क्यों है, अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो क्या कर सकती है। चलिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक फेरा नाम का एक्ट लाया गया, जिसका था फुल फॉर्म थी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। इसका काम था सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। सीधा सीधा मॉनिटरिंग ऑफ मनी इसका एक काम था। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती चली गई। पैसा हवाले के थ्रू भारत में आने लगा, भारत से हवाले के थ्रू बाहर जाने लगा। जब ऐसी स्थिति बनी तो 1956 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट को ही अपडेट कर ईडी बना दिया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसका मुख्य तौर पर एक ही काम था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ईडी की एक मेन चीज़ है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। ईडी की जो एफआईआर होती है उसकी कॉपी कल्प्रिट को नहीं दी जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाएगी। उनके ऊपर क्या क्या धाराएं हैं ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही पता चलेगी, और वो भी कोर्ट ही बताएगा कि उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं हैं। तो यही एक कारण होता है कि उसमें बेल मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, तो वो उसकी कैसे तैयारी करे। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो ईडी आपको वहां वहां दिखाई देगा जहां जहां पैसे का घपला है या फिर हेरफेर है। अब हम बात करते हैं सीबीआई के बारे में। 1941 जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था तो तब एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एसपीई, जिसका काम था करप्शन को रोकना। अब आप पूछेंगे कि उस टाइम की करप्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। देखिए, जब वहाँ पर हमारे भारत में ब्रिटिश का राज था, वर्ल्ड वार सेकंड हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार से पैसे लोग लेते थे, जो भी अधिकारी थे वो पैसे लेते थे और कहते थे कि इतना लग गया है, रुपया इतना लग गया है। उतना लगता नहीं था और सरकार से वे ले लेते थे। तो ये जो ब्राइब थी, ये जो भ्रष्टाचार था, इसे रोकने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फोर्स बनाई, जो कि 1946 में जब भारत आज़ाद हुआ उसमें ये चेंज करके इसका नाम चेंज कर दिया डीएसपीई, जिसकी फुल फॉर्म थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। 1963 में संथानम कमेटी आती है और वो सिफारिश करती है कि इसी को अपडेट कर सीबीआई बना दिया जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका महत्वपूर्ण काम होंगे फ्रॉड को रोकना, सोशल क्राइम को रोकना, एंटी करप्शन को रोकना, इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकना, स्पेशल क्राइम्स को रोकना। और ये सारे के सारे जितने भी केसेस होंगे ये सब के सब राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। उनके बारे में जांच करना, उनकी रिपोर्ट बनाना, और जितने भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उन्हें कोर्ट के सामने पेश करना। देखिए, हमने दोनों के बारे में जान लिया है, ईडी और सीबीआई के बारे में। मोटा मोटा कहें तो ईडी जहां भी पैसे का हेरफेर होगा असंवैधानिक तौर पर, वहां पर ईडी आएगी, और राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी गैर कानूनी काम होगा वहां पर सीबीआई आएगी। चलिए बात करते हैं अब शराब घोटाले के बारे में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जीडीपी में टॉप 3 में शराब आती है। मतलब जीडीपी की ग्रोथ में शराब का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें जो भारत लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी वो सारी नहीं मिल रही थी, लेकिन शराब ताबड़तोड़ बिक रही थी, अथाह मात्रा में बिक रही थी।
हर एक स्टेट का अपना एक प्रोसेस होता है शराब बेचने का। आम तौर पर सेम ही प्रोसेस सब स्टेट में देखा जाता है कि सरकार लाइसेंस इशू करेगी, जो सरकारी लाइसेंस होगा उसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे, लोग उसकी फ़ीस जमा करेंगे, सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि सरकारी दुकानें होती हैं जिन पर लिखा होता है कि देसी शराब की दुकान या फिर अंग्रेजी शराब की दुकान, वो सरकारी दुकानें होती हैं। वे भी सरकारी खोलेगी और उसके अंदर जितनी भी शराब बिकेगी वो भी सरकार के अंतर्गत होगी, और कितनी परसेंट अल्कोहल एक बोतल के अंदर होगी ये भी सरकार निश्चित करेगी। किस किस ब्रांड की कौन कौन सी शराब बेचनी है ये भी सरकार निश्चित करेगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि शराब बेचना, प्रोडक्शन करना, खरीदना, ये सब का सब पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। ऐसा ही सेम कंट्रोल दिल्ली में भी था। दिल्ली में 60% सरकारी थी और 40% के आसपास प्राइवेट थे। इन प्राइवेट में कौन कौन थे, जैसे आप समझ लीजिए कि होटल होते हैं, उनमें दारू मिलती है, क्लब होते हैं, पब होते हैं, बार होते हैं, ये 40% में आ जाते हैं, और जो नॉर्मल रिटेलर जो दुकानें थी 60% में वो आते थे। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार लेकर आती है दिल्ली शराब नीति, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी या फिर दिल्ली लिकर पॉलिसी। देखिए अब ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी में क्या क्या था, अगर हम पिछली जो पॉलिसी है उससे रिलेट करके देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगी। तो पहली वाली जो पॉलिसी थी उसमें 60% सरकार का होता था और 40% प्राइवेट लाइसेंस बिकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वाली जो नीति आई है उसमें टोटल 100% इसको प्राइवेट कर दिया गया है। उसके अंदर सरकार का ना ही खरीदारी में, ना ही बेचने में, ना ही पूरा कंट्रोल में, किसी में भी कोई भी योगदान सरकार का नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शराब सरकार के कंट्रोल में थी, लेकिन अब जब प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए शराब बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और दिल्ली में ऐसे लाइसेंस 70 के आसपास थे, जैसे L1, L2, L3, L40, L35, ऐसे बहुत सारे लाइसेंस थे। इन लाइसेंस में क्या है कि जैसे एक लाइसेंस है उसके अंदर ये बताया जाएगा कि आप देसी शराब बेचेंगे कि अंग्रेज़ी शराब बेचेंगे। दूसरे लाइसेंस में ये है कि अगर आप अंग्रेज़ी शराब बेचेंगे तो कौन कौन से ब्रांड की बेचेंगे, और फिर अगले लाइसेंस में ये है कि आप किस किस ब्रांड की बेच तो रहे हैं लेकिन कितने ml तक आप बेच सकते हैं। ऐसे ऐसे हर एक कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। तो ऐसे लाइसेंस 70 के आसपास सरकार की तरफ से लाइसेंस की पूरी लिस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट इसके अंदर पड़ी है ये पुरानी नीति की है, क्योंकि नई वाली नीति रद्द हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ हम एक ही लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, L1 के बारे में। जैसे कि L1 का लाइसेंस है वो पहले 25 लाख में मिलता था, लेकिन नई नीति के हिसाब से ये लाइसेंस 5 करोड़ में मिलने लगा। 5 करोड़ में। वाजी सरकार ने इसके पक्ष में कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व में इससे बढ़ोतरी होगी। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि पहले वाले नीति में MRP फिक्स्ड था, अब वाली नीति में MRP फिक्स्ड नहीं था। आपने देखा होगा कि दिल्ली में पिछले दिनों जब ये नीति लाई गई थी तो उसमें एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, वो इसी का परिणाम था। कैसे? जब तक MRP फिक्स्ड था तो लोग जो वेंडर थे, जो बेच रहे थे, जिनके पास लाइसेंस था, उन्हें उसी रेट पर बेचनी थी। लेकिन जब MRP फिक्स नहीं है तो इसमें ब्रांड ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक बोतल पर एक फ्री कर दी, या फिर उनके रेट इस कदर घटा दिए कि लोग जाकर खरीदने लगे। ज़्यादा बोतलें बिक रही हैं, ज़्यादा पैसा सरकार के पास आ रहा है, तो फिर इस नीति में दिक्कत कहाँ आई? ये घोटाला हुआ क्यों? जब सरकार को फ़ायदा हो रहा है तो फिर ये नीति को रद्द क्यों किया गया? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा एक डीप इसके बारे में जानना होगा कि किसको कितने रुपए मिल रहे थे। जैसे रिटेलर को कितने मिलते थे, जो ब्रांड जो बना रही है उसे कितने रुपए मिलते थे, और सरकार को कितना फ़ायदा था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पहली वाली नीति में 750 ml की जो बोतल मिलती थी वो 530 रुपये में मिल जाती थी।
जिसमें रिटेलर को 33.35 मतलब 33.35 रुपये बचते थे। जो सरकार को प्रोडक्शन टैक्स मिलता था वो 223.89 मतलब 223.89 रुपीज़ मिलता था। जो गवर्नमेंट को वेट मिलता था वो मिलता था 106 रुपये 106 रुपये। मतलब टोटल जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता था वो 329.89 रुपीज़ का होता था, 329.89 रुपये का। और बाकी का जो बचा है वो ब्रांड को जाता था, जिसकी ब्रांड की वो शराब बिक रही है। लेकिन जब ये नीति ला दी, जब ये नीति आ गई, तो उसके बाद में क्या हुआ ये जान लेते हैं। देखिए, जब ये नीति आ गई तो एवरेज रेट जो 750 ml की बोतल का हो गया वो 560 हो गया। देखिए, ये 530 से जो पहले 530 में मिल रही थी वो 560 में मिलने लगी। ये रेट घटा नहीं है। जो सरकार सोच रही थी कि कंपटीशन बढ़ेगा तो रेट घट जाएगा, ये घटा नहीं और ये उल्टा बढ़ गया। देखिए, इसमें जो रिटेलर को जो पहले 33.35 रुपये मिल रहे थे वो बढ़कर 363.27 हो गए। ये क्यों हुए हैं, ये क्या कैसे हो गए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो पहले जो प्रोडक्शन टैक्स गवर्नमेंट को मिलता था वो 223.89 मिलता था, लेकिन अब वो घटकर 1.88 रुपीज़ रह गया है जी। इतना कम। आगे सुनिए, जो पहले वेट गवर्नमेंट को 106 मिलता था वो घटकर 1.90 रह गया। मतलब कि सीधी सीधी बात समझ लीजिए, जो पहले प्रॉफिट सरकार को 329.89 रुपीज़ का था, मतलब 329.89 रुपये का था, वो घटकर 3.78 का रह गया। सिर्फ और सिर्फ 3.78। जितने रुपए पहले ब्रांड को मिल रहे थे वो तो अभी भी मिल रहे हैं। इसमें फ़ायदा हुआ रिटेलर्स का, जो दुकानों पर बैठकर बेच रहे हैं बोतल। ये आपने देखा कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया था शराब पीने वाले लोगों का, लोग शराब बहुत खरीद रहे थे, लेकिन सरकार को फ़ायदा नहीं हो रहा था। 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव नरेश कुमार जी एक रिपोर्ट जारी करते हैं और उसमें लिखते हैं कि सरकार के राजस्व को 580 करोड़ रुपए का इस शराब नीति से घाटा हुआ है, जो कि वो पेश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना जी को। वी.के. सक्सेना जी उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और इस रिपोर्ट की जांच के लिए वो सीबीआई को दे देते हैं और जुलाई 2022 में सीबीआई इसकी जांच करती है। जब सीबीआई इसकी जांच कर रही होती है तो अगस्त 2022 में एंट्री हो जाती है ईडी की। ईडी ये कहकर इसके अंदर एंट्री करती है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, मतलब कि पैसा कहीं से अवैध इसके अंदर आया है और अवैध तौर पर उस पैसे का कहीं और यूज़ किया गया है। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार इस पॉलिसी को रद्द कर देती है और पुरानी जो पॉलिसी है उसको लागू कर देती है। देखिए, अब हमने इसके बारे में जान लिया है कि पुरानी नीति क्या थी और जो नई नीति ये सरकार लेकर आई थी वो क्या है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें घोटाला और आरोप क्या क्या हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहला आरोप ये है कि एलजी ने लगाया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि वी.के. सक्सेना थे उस टाइम, उन्होंने ये लगाया है कि ये जो बिल पेश हुआ है, जो नई शराब नीति जो पेश हुई है, ये मेरी अनुमति के बगैर पेश हुई है। कैबिनेट ने मुझसे सलाह नहीं ली है और मेरे कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है। खास लोगों को फेवर करने के लिए। कैसा फेवर? इसमें इस नीति में 32 जोन बनाए गए थे। एक जोन में 27 शॉप मैक्सिमम रखने का प्रावधान रखा गया था और पूरे दिल्ली में 849 शॉप बनाने का प्रावधान था। लेकिन इनमें से 849 में से जो मेनली जो लाइसेंस दिए गए थे वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही दिए गए थे, जो कि स्पेसिफिक सरकार के जानते वाले थे या फिर सरकार से पहले से उनका कॉन्टैक्ट। ईडी ने तो 100 करोड़ रुपए का घोटाला या फिर अवैध ट्रांजैक्शन बताया है, जो कि साउथ ग्रुप से आया था और आम आदमी पार्टी ने उसका उपयोग अपने इलेक्शन के कैंपेन में किया है। ईडी का ये भी एक महत्वपूर्ण आरोप है। इसमें एक आरोप ये भी है कि जो फॉरेन लिकर था, जो विदेशी शराब थी या फिर बियर थी, उसके ऊपर से इंपोर्ट टैक्स मतलब आयात कर उसको हटा दिया गया और उसके बारे में बताया भी नहीं गया कि
क्यों हटाया गया उसके बारे में जानकारी। जब ये जांच शुरू हुई तो नवंबर 2022 में मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास 32 विभाग हैं दिल्ली में, जिसमें से 18 विभाग उनके पास थे, जिसमें से एक विभाग ये शराब वाला भी था, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा। और उसके बाद में संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया। 2 नवंबर को पहला समन अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम थे दिल्ली के, उनको भी भेजा गया। उनको 9 समन भेजे गए, उनमें से किसी का भी अरविंद केजरीवाल ने उत्तर नहीं दिया और 10वें समन पर वे हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि ईडी के समनों का जो मैंने जवाब नहीं दिया है वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ईडी समन भेजकर अरेस्ट कर लेती है, वो कोई जानकारी या फिर पूछताछ नहीं करती है, वो सीधे अरेस्ट कर लेती है। अगर हाई कोर्ट मुझे मेरी सेफ्टी की सुरक्षा दे तो मैं ईडी के पास जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर हाई कोर्ट ने कहा अबे जाना, ऐसा कहा और अरविंद केजरीवाल जी की याचिका को खारिज कर दिया। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन शाम को 7 बजे के आसपास ईडी तुरंत उनके घर पहुंच जाती है स्वतः और उनसे 2 घंटे की पूछताछ करती है और उसके बाद 9 बजे के आसपास उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर कहती है आइए भाई साहब, आपको अरेस्ट कर लिया गया है। ये हमने देखा कि क्या था घोटाला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घोटाले में शराब बदनाम हो गई है, असली खेल तो पैसे का था। इसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है साहिर लुधियानवी जी का कि बिना पिए ही शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो क्या है। मतलब कि शराब तो खामखा ही बदनाम हो गई। जैसे कहते हैं ना कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला दी, तो कंधा तो शराब का था, चेहरा शराब का था, लेकिन असली खेल तो पैसे का। जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां देना शुरू किया। कुछ ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही सरकार है, मोदी जी को सिर्फ अगर किसी से डर लगता है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया है। किसी ने कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहती है। ये अलग अलग बातें आई, उनका काम है कहना, वे कहते रहेंगे। चलिए फिर आगे जो भी कुछ होगा वो मैं आपको फिर से आकर बता दूंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बाकी तो थैंक यू, नमस्कार।